आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं। फिर हम जानेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या है और इसके मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। लेट्स सी। हाय, आई एम नाजमीन। आई हैव 5+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन कॉमर्स। लेट्स बिगिन। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ह्यूमन रिसोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आज लगभग सभी इकोनॉमिस्ट का यही मानना है कि किसी भी नेशन की असली स्ट्रेंथ उसके लोग होते हैं। अगर लोगों की स्किल्स और एबिलिटीज़ को सही तरीके से डेवलप किया जाए और उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाए, तभी कोई भी नेशन एक्चुअल में आगे बढ़ सकता है। जब लोगों को प्रॉपर एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तब उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसका फ़ायदा केवल उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ही नहीं मिलता, बल्कि इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन भी पहले से कहीं ज़्यादा हो जाता है। यही रीज़न है कि पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बेहतर होने लगती है। आपने HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो किसी भी कंट्री डेवलपमेंट को केवल इनकम के बेसिस पर नहीं, बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बेसिस पर मेज़र करता है। करेंटली इंडिया की HDI रैंकिंग 130 है और ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के थ्रू हर ईयर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है। अब बात करते हैं प्रोफेसर विपल के स्टेटमेंट की। प्रोफेसर विपल ने अपने वर्ड्स में कहा था, अ नेशंस ट्रू वेल्थ इज नाइदर इट्स लैंड एंड वाटर, नॉर इन इट्स फॉरेस्ट एंड माइंस, नॉर इन इट्स फ्लॉक्स एंड हर्ड, नॉर इन इट्स डॉलर्स, बट इन इट्स हेल्दी एंड हैप्पी मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन। इस स्टेटमेंट का सिंपल मतलब ये है कि किसी भी कंट्री की असली वेल्थ उसके नेचुरल रिसोर्सेज या पैसे नहीं होते, बल्कि उस देश के हेल्दी, एजुकेटेड, डिसिप्लिन और हैप्पी पीपल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी वेल्थ होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं। किसी भी कंट्री के दो मेन रिसोर्स होते हैं, फर्स्ट है फिजिकल कैपिटल और सेकेंड है ह्यूमन कैपिटल। बात करते हैं पहले फिजिकल कैपिटल की। फिजिकल कैपिटल उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जो फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। यानी ऐसी सभी चीज़ें जो गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। अब एक बात समझिए, केवल रिसोर्सेज का होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ होना भी ज़रूरी है। इसलिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि कोई एंटरप्रेन्योर कैसे डिसाइड करता है कि उसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। असल में एंटरप्रेन्योर सबसे पहले अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को एनालाइज करता है। वो ये कैलकुलेट करता है कि किस इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में सबसे अच्छा रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद वो उसी ऑप्शन को चूज़ करता है जिसमें उसे मैक्सिमम बेनिफिट मिलने की उम्मीद होती है। इसलिए फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मेनली एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस माना जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के पास 10 करोड़ है। अब वो डिसाइड करेगी कि नई मशीन्स खरीदने से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा या नई फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने से। जिस इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर में बेटर प्रोडक्शन और हायर प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, कंपनी उसी में इन्वेस्टमेंट करेगी। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है किसी पर्सन की स्किल, एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज, एबिलिटी और एक्सपर्टीज़ जो उसे प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल बनाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझिए, फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिव यूज़ भी तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ह्यूमन कैपिटल हो। मतलब आपके पास चाहे कितना भी मॉडर्न मशीन हो, कितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज हो या कितने भी रिसोर्सेज हो, अगर उन्हें ऑपरेट करने वाले लोग एजुकेटेड, ट्रेंड और स्किल नहीं है, तो उन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आप बहुत महंगी और अच्छी क्वालिटी की लकड़ी लेकर आए हैं और आप फर्नीचर बनवाना चाहते हैं, लेकिन अगर कारपेंटर स्किल्ड ही नहीं है, तो चाहे लकड़ी कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो, फर्नीचर कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। यानी गुड रिसोर्सेज अलोन आर नॉट इनफ, स्किल्ड पीपल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम लोगों को एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं, तब वही लोग आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, प्रोफेसर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स बनते हैं। यानी गुड ह्यूमन कैपिटल ही फ्यूचर में और अच्छा ह्यूमन कैपिटल तैयार करता है। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए 7th 5-year प्लान ने भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर बहुत जोर दिया था। एक कंट्री जिस तरह अपनी लैंड पर फैक्ट्रीज बनाकर फिजिकल कैपिटल तैयार करती है, उसी तरह अगर वो अपने स्टूडेंट्स और यंग पॉपुलेशन को अच्छी एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल्स दे, तो वही लोग आगे चलकर उस कंट्री के सबसे वैल्यूएबल एसेट्स बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी भी कंट्री का जो यूथ होता है ना, वो ही इस नेशन का फ्यूचर ही सिर्फ नहीं होता, बल्कि वो प्रेजेंट भी होता है। समझे? फ्यूचर वो नहीं है जो सिर्फ कल आएगा। फ्यूचर की शुरुआत आज से ही होती है। आखिर आप भी आज स्टडी कर रहे हो, तब तो आप अपने कल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, कि अचानक से आप फ्यूचर में प्रिपेयर करना शुरू कर दोगे। नहीं, जो फ्यूचर में होना है उसकी शुरुआत आज आपको प्रेजेंट से करनी होगी। तो इस देश का जो भविष्य है, जो इस देश का फ्यूचर है, वो भी इसका यूथ है। ठीक है,
और इस यूथ को सही गाइडेंस करना, सही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको सही अपॉर्चुनिटीज़, सही डायरेक्शन नहीं देंगे तो फिर ये गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं। उनकी सारी एनर्जी जो है वो एक गलत डायरेक्शन में जाके वेस्ट हो सकती है। और किसी भी देश का जो पतन होता है, मतलब गिरावट आती है उसमें, वो तभी होती है जब उस देश के युवा का पतन होने लगता है, क्योंकि जो युवा होता है ना, जो यंग पॉपुलेशन होती है, वही किसी भी कंट्री को मतलब आगे तक ले जा सकता है। ठीक है, देश किससे बनता है? लोगों से। और अगर लोग ही खुश नहीं होंगे, खुशहाल नहीं होंगे, तो वो देश की कभी खुशहाल नहीं हो सकता। ठीक है, वो कभी भी देश खुशहाल नहीं हो सकता। एक और चीज़ याद रखिए, इंडिया एक हैविली पॉपुलेटेड कंट्री है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम कब बनती है? जब पॉपुलेशन अनस्किल्ड हो, इलिटरेट हो, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, एम्प्लॉयमेंट ना हो, तब पॉपुलेशन एक प्रॉब्लम बन जाती है। हमारे पास बहुत से रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उनका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो या ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर हम अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को एजुकेट करें, ट्रेन करें, उन्हें सफिशेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें, तो यही पॉपुलेशन इंडिया को इतना आगे ले जा सकती है जितना शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। सो पॉपुलेशन इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. The problem is that we are not providing them enough opportunities. We are not providing them enough guidance, education, knowledge and an environment to grow. Okay? अब हम कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल भी देख लेते हैं। इन दोनों को मतलब हमने अलग अलग बेसिस पे रखा हुआ है इनका कंपैरिजन। फर्स्ट है टेंजिबिलिटी। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेंजिबल का मतलब क्या होता है। टेंजिबल का मतलब है ऐसी चीज़ जिसे हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल कैपिटल टेंजिबल होता है, इसे हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मार्केट में आसानी से सेल भी कर सकते हैं। वहीं ह्यूमन कैपिटल इनटेंजिबल होता है, इसे ना तो देखा जा सकता है और ना ही छुआ जा सकता है। साथ ही ह्यूमन कैपिटल को मार्केट में सेल भी नहीं किया जा सकता। हाँ, ह्यूमन कैपिटल की सर्विसेज को ज़रूर सेल किया जा सकता है। इसलिए ह्यूमन कैपिटल की एक खास बात यह है कि उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उस पर्सन का पर्सनली प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। यानी अगर टीचर पढ़ाएगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा या इंजीनियर काम करेगा, तभी उनकी स्किल्स का यूज़ हो पाएगा। सेकेंड बेसिस है डेप्रिशिएशन। फिजिकल कैपिटल में डेप्रिशिएशन होता है, हालांकि लैंड इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि लैंड पर डेप्रिशिएशन नहीं लगाया जाता। जैसे जैसे मशीन्स, प्लांट या दूसरी एसेट्स का यूज़ होता है, उनकी वैल्यू कम होती जाती है। इसके अलावा कई बार नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है, इसे ऑब्सोलेंस कहते हैं हम। अब बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की। ह्यूमन कैपिटल में भी एक तरह का डेप्रिशिएशन होता है, लेकिन ये अकाउंटिंग डेप्रिशिएशन नहीं होता, ये मेनली एजिंग और चेंजिंग टेक्नोलॉजी की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन जो है उसने 20 साल पहले पढ़ाई की थी, तो उस समय की नॉलेज अलग थी। 10 साल पहले पढ़ने वालों की नॉलेज उससे अलग होगी, और आज आप जो पढ़ रहे हैं उसमें और नए कॉन्सेप्ट्स ऐड हो चुके हैं। इसलिए अगर कोई पर्सन टाइम टू टाइम अपनी स्किल्स और नॉलेज को अपडेट नहीं करता, तो उसकी यूज़फुलनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे हम डेप्रिशिएशन ड्यू टू एजिंग या ऑब्सोलेंस ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। थर्ड बेसिस है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट। फिजिकल कैपिटल कंपैरेटिवली मोर मोबाइल होता है, इसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जा सकता है। हालांकि ट्रेड बैरियर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रूल्स और गवर्नमेंट रेगुलेशन की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर होती हैं। वहीं ह्यूमन कैपिटल लेस मोबाइल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन को दूसरी कंट्री में जाकर वर्क करने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, वर्क परमिट और कई लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। इसके अलावा लैंग्वेज, कल्चर, नेशनैलिटी और इमिग्रेशन रूल भी उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। फोर्थ बेसिस है सेपरेबिलिटी फ्रॉम ऑनर। फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से अलग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी मशीन का एक ओनर होता है, अगर वो मशीन किसी दूसरे पर्सन को बेच दी जाए तो मशीन फिर भी काम करती रहेगी, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को उसके ओनर से अलग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कोई पर्सन बहुत अच्छा पियानिस्ट है, उसकी स्किल उसी पर्सन के अंदर है। अगर उस व्यक्ति को पियानो से अलग कर दिया जाए तो पियानो अपने आप कोई म्यूज़िक नहीं क्रिएट कर सकता। यानी ह्यूमन कैपिटल हमेशा अपने ओनर के साथ जुड़ा रहता है। फिफ्थ है नेचर ऑफ प्रोसेस। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन मेनली ओनर के कॉन्शियस इन्वेस्टमेंट डिसीजन का रिजल्ट होती है। ये एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस है। वहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक सोशल प्रोसेस है। इसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी केवल इन्वेस्टमेंट करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि लोगों का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। ओके, सिक्स्थ बेसिस है फॉर्मेशन। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन कंपैरेटिवली आसान होती है, क्योंकि मशीन्स, इक्विपमेंट और दूसरी एसेट्स को परचेज, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन केवल मशीन्स खरीदने जैसा प्रोसेस नहीं है। इसके लिए वेल प्लान्ड पॉलिसीज़, क्वालिटी एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की भी ज़रूरत होती है। यानी ह्यूमन कैपिटल एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जिसे लगातार डेवलप करना पड़ता है। सेवन्थ बेसिस है नेचर ऑफ बेनिफिट। फिजिकल कैपिटल से मिलने वाला बेनिफिट जो है वो मेनली प्राइवेट बेनिफिट होता है। मतलब जिस
पर्सन या फर्म ने इन्वेस्टमेंट किया है उसे गुड्स और सर्विसेज बेचने पर इनकम या प्रॉफिट मिलता है, यानी बेनिफिट मेनली उसी पर्सन या बिजनेस तक लिमिटेड रहता है जिसने इन्वेस्टमेंट की है। इसके अपोजिट ह्यूमन कैपिटल केवल इंडिविजुअल को ही बेनिफिट नहीं देता बल्कि पूरे सोसाइटी को भी बेनिफिट पहुंचाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर एक टीचर अच्छी एजुकेशन मतलब उसको मिल जाती है तो वो आगे चलकर हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, एक डॉक्टर हज़ारों लोगों का इलाज कर सकता है, एक इंजीनियर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है, यानी ह्यूमन कैपिटल का बेनिफिट सोसाइटी में कई लोगों तक फैलता है। इसलिए इसे सोशल बेनिफिट भी कहा जाता है, जबकि फिजिकल कैपिटल का बेनिफिट मेनली उन्हीं लोगों तक पहुँचता है जो उसके द्वारा प्रोड्यूस गुड्स या सर्विसेज की प्राइस पे करते हैं। मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहले एक बात समझिए, पीपल तभी रिसोर्स बनते हैं जब उनकी स्किल, नॉलेज, एबिलिटीज़ और प्रोडक्टिविटी का सही तरीके से यूज़ किया जाए। केवल पॉपुलेशन बढ़ जाने से कोई कंट्री डेवलप नहीं बन जाती। जब वही लोग एजुकेटेड, ट्रेंड, हेल्दी और स्किल्ड बनते हैं तभी वे रियल में ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं। अब अगर इन ह्यूमन रिसोर्स को और डेवलप किया जाए, यानी उन्हें बेहतर एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर और स्किल डेवलपमेंट प्रदान किया जाए या दिया जाए ताकि वे पहले से अधिक प्रोडक्टिव और कैपेबल बन सकें, तो इस पूरी प्रोसेस को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी कंट्री में स्किल्ड, एजुकेटेड, एक्सपीरियंस्ड और कैपेबल लोगों की जो नंबर्स हैं वो टाइम टू टाइम बढ़ाई जाती है। यानी जितने ज़्यादा स्किल्ड और प्रोडक्टिव पीपल किसी देश में होंगे उतना ही उसका ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगा। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वो प्रोसेस है जिसमें लोगों को एजुकेशन, स्किल्स, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस देकर उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है ताकि वे इकोनॉमी में बेहतर कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी कंट्री में ईयर की बिगनिंग में 40 लाख स्किल्ड वर्कर्स थे। पूरे साल के दौरान एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की मदद से 5 लाख और लोग स्किल्ड बन गए। अब ईयर के एंड तक स्किल्ड वर्कर्स की जो नंबर्स है वो 45 लाख। अब ईयर के एंड तक स्किल्ड वर्कर्स की जो नंबर्स हैं वो 45 लाख तक हो गए, यानी इस एक साल में 5 लाख स्किल्ड वर्कर्स का एडिशन हुआ। इसी एडिशन को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब केवल लोगों पर खर्च करना नहीं है बल्कि लोगों में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि वे फ्यूचर में क्रिएटिव और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज बन सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एन इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड देयर डेवलपमेंट सो दैट दे बिकम मोर क्रिएटिव, स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव रिसोर्स फॉर द इकोनॉमी। ह्यूमन कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है जबकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। फ्लो वेरिएबल का मतलब क्या है और ये क्या बोलना चाहिए, स्टॉक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, ठीक है। फ्लो वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है, जबकि स्टॉक वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसे अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया। ये एक फ्लो वेरिएबल है क्योंकि इसे पूरे एक साल के मतलब टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेजर किया गया है। इसी तरह इनकम, प्रोडक्शन, कंजप्शन और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सभी फ्लो वेरिएबल्स हैं क्योंकि ये हमेशा किसी फिक्स टाइम पीरियड के दौरान मेजर किए जाते हैं। जबकि अगर जो स्टॉक वेरिएबल है उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। मान लीजिए 31 मार्च को किसी कंपनी के पास 5 करोड़ की मशीनरी है। ये एक स्टॉक वेरिएबल है क्योंकि इसे एक पर्टिकुलर डेट पर मेजर किया गया है। इसी तरह ह्यूमन कैपिटल, वेल्थ, कैश बैलेंस, इन्वेंट्री और कैपिटल स्टॉक सभी स्टॉक वेरिएबल्स हैं क्योंकि इन्हें किसी एक फिक्स्ड टाइम पर मेजर किया जाता है। याद रखिए, ह्यूमन कैपिटल उस समय जो अवेलेबल स्किल्ड पीपल का स्टॉक बताता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन उस स्टॉक में एक फिक्स्ड पीरियड के दौरान होने वाले एडिशन को शो करता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब तक हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग समझ लिया। अब सवाल आता है कि आखिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया कैसे जाता है, यानी ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनकी मदद से किसी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल को डेवलप किया जा सकता है। इसके कई सोर्सेज हैं और हम उन्हें वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन के बिना किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। किसी भी नेशन में मैन पावर का कितना अच्छा यूटिलाइजेशन होगा ये काफ़ी हद तक उसके एजुकेशन सिस्टम पर भी डिपेंड करता है। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो स्किल्ड मैन पावर तैयार होगी और वही मैन पावर कंट्री की इकोनॉमी को आगे लेकर जाएगी। अब एक सिंपल बात समझिए, एक एजुकेटेड पर्सन और अनएजुकेटेड पर्सन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। एक एजुकेटेड पर्सन के पास नॉलेज, स्किल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है, इसलिए वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जल्दी सीख सकता है, नई सिचुएशंस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर सकता है और अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी पर्सन के पास एजुकेशन नहीं है तो उसके लिए अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पाना कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाता है। यही रीज़न है कि एजुकेटेड पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादातर अनएजुकेटेड पर्सन से ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए इकोनॉमिस्ट हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि हर कंट्री को अपने सिटीजन्स के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी चाहिए क्योंकि एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोसेस को तेज़ कर देती है। एक और इंटरेस्टिंग बात समझिए, जिस तरह कोई कंपनी फ्यूचर प्रॉफिट कमाने के लिए मशीन और इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करती है, उसी तरह एक इंडिविजुअल अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है। क्यों?
क्योंकि एजुकेशन फ्यूचर में अच्छी जॉब, हायर इनकम और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करती है। यही रीज़न है कि एजुकेशन पर किया गया एक्सपेंडिचर असल में एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी पर्सन को ह्यूमन कैपिटल में बदल देता है। एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखते हैं कि एजुकेशन आखिर इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज। एजुकेशन लोगों को सोसाइटी में होने वाले चेंजेस और साइंटिफिक एडवांसमेंट को समझने की एबिलिटी देती है। जब लोगों के पास नॉलेज होती है तब वे नई टेक्नोलॉजीज़ और नए आइडियाज़ को आसानी से एक्सेप्ट कर पाते हैं। सेकेंड है इट प्रमोट्स इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। एजुकेशन लोगों को केवल नॉलेज ही नहीं देती बल्कि उन्हें क्रिएटिव थिंकिंग भी सिखाती है। इसी क्रिएटिविटी की वजह से नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस होते हैं जो इकोनॉमी को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं। थर्ड है इट हेल्प्स इन अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। आज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है। अगर लेबर एजुकेटेड होंगे तो वो नई मशीन्स और नई टेक्नोलॉजीज़ को जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन अगर लेबर एजुकेटेड नहीं होंगे तो नई टेक्नोलॉजी का सही यूटिलाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एजुकेटेड वर्कफोर्स इकोनॉमी को टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बनाने में मदद करती है। फोर्थ है इट इंक्रीजेज अर्निंग कैपेसिटी। एजुकेशन लोगों की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है। जितनी अच्छी एजुकेशन और स्किल्स होंगी उतनी ही अच्छी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। हायर इनकम की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होता है और सोसाइटी में इनका सोशल स्टेटस और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ता है। फिफ्थ है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एजुकेशन लोगों को टेक्निकल स्किल और प्रोफेशनल नॉलेज प्रोवाइड करती है। इन स्किल्स की मदद से अवेलेबल रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। जब रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और अल्टीमेटली पूरी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन में आप याद रख सकते हैं, एजुकेशन केवल नॉलेज नहीं देती बल्कि स्किल, प्रोडक्टिव और इनोवेटिव ह्यूमन रिसोर्स तैयार करती है जो भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस होती हैं। सेकेंड सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अब बात करते हैं सेकेंड सोर्स यानी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हेल्थ पर किया गया एक्सपेंडिचर भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, क्योंकि इससे हेल्दी ह्यूमन रिसोर्स की सप्लाई बढ़ती है। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर किसी कंट्री के लोग हेल्दी नहीं होंगे तो वे अपनी स्किल्स और नॉलेज का भी सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे। पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट की वजह से मैन पावर की क्वालिटी पर भी सीधा इफेक्ट पड़ता है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी क्लास में एक स्टूडेंट है जो बार बार बीमार पड़ता है। अब अगर वो हर बार बीमार रहेगा तो उसकी स्कूल अटेंडेंस कम होगी, वो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर पाएगा, उसकी स्टडीज़ पीछे रह जाएंगी और उसका पीयर ग्रुप उससे आगे निकल जाएगा। हो सकता है कि घर पर भी उसकी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो पढ़ाई पर प्रॉपर्ली फोकस ना कर पाए। अब आप खुद सोचिए, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होती तो क्या आपका पढ़ने का या कोई भी काम करने का मन करता है? बिल्कुल नहीं। यही बात हर प्रोफेशन पर भी अप्लाई होती है। अगर कोई वर्कर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या एम्प्लॉय फिजिकली फिट नहीं है तो वो अपनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी भी नहीं दे पाएगा। यानी गुड हेल्थ डायरेक्टली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगर किसी लेबर की तबीयत ख़राब है और उसके पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी नहीं है तो उसे कई दिनों तक वर्क से एब्सेंट रहना पड़ सकता है। इसका सीधा इफेक्ट प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों पर पड़ता है। इसलिए हेल्थ पर एक्सपेंडिचर करना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोडक्टिव लेबर फोर्स तैयार की जा सके और सोसाइटी के लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर हो सके। इसके साथ साथ एडिक्वेट फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ और पर्सनल हाइजीन भी ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर भी देख लेते हैं। ठीक है, हेल्थ पर एक्सपेंडिचर कई तरीक़ों से किया जा सकता है, जैसे कि है प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी बीमारी होने से पहले उसे बचाव कर लेना। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है वैक्सीनेशन, है ना। जैसे पोलियो की आपने सुनी होगी कि उसको वैक्सीन लगवाई जाती है ताकि आगे चलकर किसी भी बच्चे को पोलियो ना हो। नेक्स्ट है क्यूरेटिव मेडिसिन। जब कोई पर्सन बीमार हो जाता है तब ट्रीटमेंट और मेडिकल इंटरवेंशन प्रोवाइड करना, ये तो नॉर्मल है ना, कि आप बीमार हो रहे हो और तब आपको मतलब जिस भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम है उसकी वजह से आपको कोई मतलब मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, इंजेक्शंस लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल मेडिसिन। लोगों में हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ लिटरेसी फैलाना ताकि वे डिजीज़ से बच सकें। इसका एग्जांपल आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे अक्सर दिल्ली में ही डेंगू से मतलब बचने के उपाय बताए जाते हैं, ऐड चलाए जाते हैं, या गली मोहल्लों में ऐलान होता है ना कि पानी आप इकट्ठा ना होने दें, अपने मतलब एरिया को क्लीन रखें। ये सारी चीज़ें तो ये सोशल मेडिसिन में आएंगी। देन है प्रोविज़न ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। सभी लोगों को साफ़ पीने का पानी मतलब प्रोवाइड करवाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। नेक्स्ट है गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। अच्छी सैनिटेशन और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। याद रखिए, हेल्थ पर किया गया एक्सपेंडिचर कोई खर्च नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन ही इकोनॉमी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकता है। थर्ड सोर्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आते हैं थर्ड सोर्स यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर। नाम से ही आपको काफ़ी हद तक समझ में आ रहा होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है काम करते करते सीखना, यानी एम्प्लॉयज़ को अलग से केवल थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती बल्कि उसी वर्क प्लेस पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ
ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एम्प्लॉयज़ जल्दी सीख सके और कंपनी का एक्स्ट्रा टाइम और कॉस्ट भी कम लगे। जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होता है वैसे वैसे फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। इसी वजह से आज बहुत सी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देती हैं। इस ट्रेनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉय सीखते सीखते काम भी करता रहता है। इससे कंपनी का प्रोडक्शन भी चलता रहता है और एम्प्लॉय की स्किल्स भी इम्प्रूव होती रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी बैंक में नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे पहले कुछ दिनों तक सीनियर एम्प्लॉय के साथ बैठाकर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर डीलिंग और अकाउंट हैंडलिंग सिखाया जाता है। इसी तरह किसी हॉस्पिटल में नए नर्स या जूनियर डॉक्टर को एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की सुपरविजन में ट्रेनिंग दी जाती है। किसी फैक्ट्री में नए वर्कर्स को स्किल्ड वर्कर्स के साथ मशीन ऑपरेट करना सिखाया जाता है। किसी आईटी कंपनी में फ्रेशर्स को सीनियर डेवलपर्स के गाइडेंस में रियल प्रोजेक्ट्स पर काम कराया जाता है। यानी ट्रेनिंग भी हो रही होती है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता रहता है। कई कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ कैंपस ट्रेनिंग के लिए भी भेजती हैं, जहाँ वे नई टेक्नोलॉजीज़, मॉडर्न टेक्निक्स और एडवांस स्किल्स सीखती हैं। इस ट्रेनिंग का एक और एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉयज़ नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग खुद को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कई फर्म्स एम्प्लॉयज़ से ये एग्रीमेंट भी करवाती हैं कि वे कंपनी में एक मिनिमम पीरियड तक वर्क करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी ने ट्रेनिंग पर जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका बेनिफिट उसे एम्प्लॉय की हायर प्रोडक्टिविटी के रूप में वापस भी मिल सके। इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि इस पर किया गया एक्सपेंडिचर फ्यूचर में स्किल्ड एम्प्लॉयज़, बेटर प्रोडक्टिविटी और हायर प्रोडक्शन के रूप में रिटर्न देता है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ सोर्स यानी एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन की। माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होना। लोग कई आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग आउट। नो, लेट्स बिगिन, कंटिन्यू। देखो, माइग्रेशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होना। लोग कई रीजंस की वजह से माइग्रेट करते हैं। कोई बेटर जॉब की तलाश में, कोई हायर सैलरी के लिए, कोई बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और कोई बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्री में बहुत से अनएम्प्लॉयड पीपल रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हैं क्योंकि सिटीज़ में जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं। इसी तरह बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट और दूसरे हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट करते हैं ताकि उन्हें हायर सैलरी, बेटर रिसर्च फैसिलिटीज़, एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतर लाइफ स्टाइल मिल सके। लेकिन माइग्रेशन केवल एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है। माइग्रेशन के साथ कई तरह के कॉस्ट भी जुड़े होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का खर्च। दूसरा है हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। कई बार जिस सिटी या कंट्री में हम जाते हैं वहाँ रहने का खर्च पहले से काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट कॉस्ट होती है जिसे साइकिक कॉस्ट कहते हैं। साइकिक कॉस्ट का मतलब है मेंटल स्ट्रेस, जैसे अपना घर छोड़ना, फैमिली से दूर रहना, नए लोगों के बीच एडजस्ट करना, नई लैंग्वेज, नया कल्चर और बिल्कुल नया एनवायरनमेंट। ये सब चीज़ें कई बार किसी भी पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इफेक्ट करती है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, केवल माइग्रेशन कर लेना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि सक्सेसफुल माइग्रेशन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अपनी करंट कंपनी छोड़ देता है क्योंकि वहाँ सैलरी कम थी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। अब वो दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, वहाँ सैलरी तो पहले से ज़्यादा मिल रही है, लेकिन अगर वहाँ का वर्क कल्चर देखें तो वो टॉक्सिक है। एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं और रोज़ अननेसेसरी प्रेशर रहता है। तो क्या वो एम्प्लॉय लंबे समय तक वहाँ काम करना चाहेगा? शायद नहीं। इसलिए माइग्रेशन तभी सक्सेसफुल माना जाएगा जब बेटर सैलरी के साथ साथ बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, कैरियर ग्रोथ, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिले। यही रीज़न है कि माइग्रेशन पर किया गया एक्सपेंडिचर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स माना जाता है, क्योंकि अगर किसी पर्सन को माइग्रेशन के बाद पहले से बेहतर इनकम, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ और बेहतर प्रोडक्टिविटी मिलती है तो उसका ओवरऑल ह्यूमन कैपिटल भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं फिफ्थ सोर्स यानी एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन पर। कोई भी पर्सन या कंपनी अगर सही डिसीजन लेना चाहती है तो सबसे पहले उसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। इसी इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने में जो खर्च किया जाता है उसे एक्सपेंडिचर ऑन इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हायर एजुकेशन करना चाहता है तो वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, उसकी फ़ीस कितनी है, प्लेसमेंट कैसा है, फैकल्टी कैसी है और वहाँ पढ़ने के बाद फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी। उसी तरह कोई एम्प्लॉय जॉब चेंज करने से पहले ये जानना चाहता है कि किस कंपनी में सैलरी कितनी मिलेगी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं और वर्क कल्चर कैसा है। इसी टाइप से कंपनीज़ भी एम्प्लॉयज़ को हायर करने या ट्रेनिंग देने से पहले काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं। आपने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा। जिस तरह कंपनीज़ नए प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर एक्सपेंडिचर करती हैं, उसी तरह ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने पर भी खर्च करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी कंपनी को पहले ये समझना होता है कि अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करेगी तो उससे फ्यूचर में उसे कितना बेनिफिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की। ट्रेनिंग कराने में कंपनी का एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन ट्रेनिंग के बाद एम्प्लॉयज़ की स्किल इंप्रूव हो गई, उनका वर्क फास्टर और बेटर हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई और अल्टीमेटली कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया। यानी कंपनी ने पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की कि किस स्किल की फ्यूचर में डिमांड है,
फिर उसी बेसिस पर ट्रेनिंग दी और बाद में उसी इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट भी कंपनी को मिला। इसीलिए इन्फॉर्मेशन पर किया गया एक्सपेंडिचर भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन की मदद से इंडिविजुअल और कंपनीज दोनों बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हैं और ह्यूमन कैपिटल का ज़्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। मैं इस चैप्टर को यहीं से अभी रोक रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है वीडियो। मेरा ख्याल है इसके मैं 2 पार्ट्स लेके आऊँगी होपफुली, है ना, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ये कंप्लीट होगा नहीं, तो इसके मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लेके आऊँगी। तब तक आप इसको अच्छे से समझिए। ठीक है, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।